वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10th के टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स के एक नए लेसन को डिस्कस करेंगे। ये लेटेस्ट आईसीएसई की बुक है। इसको मैंने इस तरीके से वीडियोस को प्लान किया है जिससे आपको लेसन डिटेल में समझाऊं, साथ ही साथ इस लेसन को किस तरीके से समझना, याद करना और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन क्वेश्चंस को कंसिडर करना है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके पहले के लेसन के वीडियोज भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया लेसन को। ये चैप्टर 9 है, टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स के आईसीएसई 10th का लेसन। तो चलिए फटाफट से बिना लेट किए हुए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली क्या हुआ था ना, अपनी कंट्री में फ्रीडम के लिए बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिशर्स के सामने रखा। बट अल्टीमेटली कोई भी नहीं चाहता है ना किसी दूसरी कंट्री को अगर अपने अंडर में कर ले तो उसको फ्री करके और अपने कंट्री वापस चला जाए। तो सेम हैपन इन इंडिया ऑल्सो। विद द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन अप्रैल 1945 इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंटर्ड अ न्यू फेज। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एकदम न्यू फेज में आ गया था। दिस फेज वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड अनईजी वन। द मेमोरीज ऑफ द serious disturbance during the क्विट इंडिया मूवमेंट was still fresh। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको इसके पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअल में एक मास लेवल पे मूवमेंट था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और हर एक पार्टी ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया को फ्री कर दें। बट ऐसा नहीं हुआ था और साथ ही साथ इंडिया को बहुत तरीके से सफर करना पड़ा था, बहुत सारे लॉसेस को भी काफी सामना करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। द फेल्योर ऑफ INA वॉज एन अनफॉर्चुनेट एंड ऑफ द हेरोइक फेज। मतलब एक हेरोइक फेज आप कह सकते हैं जिसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, मोहन सिंह थे, इन लोगों ने भी INA को स्टेब्लिश किया था, INA को प्रमोट किया था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस और वायलेंस दोनों तरीके से इंडिया के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया गया, फाइट किया गया, बट स्टिल कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। एंड द मुस्लिम लीग हैड स्टेप्ड अप इट्स डिमांड फॉर पार्टीशन। मुस्लिम लीग ने कंटिन्यूसली इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पे डिमांड अपना रखना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज इन दिस टेंस सिचुएशन दैट the viceroy Lord Wavell, who succeeded Lord Linlithgow in October 1943, took a number of measures to ease the situation। तो क्या किया था इन्होंने? नंबर ऑफ मेजर्स लिए थे जिससे सिचुएशन को थोड़ा ईज किया जा सके। फर्स्ट, ही हैड टू ब्रेक द डेडलॉक persisting since the resignation of the Congress ministers in 1939। सबसे पहले जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे जिनका कंटिन्यूसली रेजिग्नेशन हो रहा था, उसको क्या किया था इन्होंने? डेडलॉक जो था उसको ब्रेक किया। देन सेकंड, ही हैड टू क्रिएट एन एटमोस्फेयर कंडक्टिव टू फॉर टॉक। एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट किया जिससे लोगों ने बात करना स्टार्ट किया। देयरफॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट released the number of Congress working committee arrested during the Quit India movement। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे कांग्रेस के पीपल को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, उसको भी फ्री किया। इन ऑर्डर टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ही अनाउंस्ड द प्लान पॉपुलरली नोन एज वॉवेल प्लान। इन्होंने क्या प्लान अनाउंस किया था? वॉवेल प्लान। द मेन प्रपोजल वॉज मेड अंडर द वॉवेल प्लान इंक्लूड्स ग्रांटिंग ऑफ dominion status to India in a long run and drafting of their own constitution by Indians। मतलब इंडियंस को एक डोमिनियन स्टेटस देने के साथ ही साथ क्या किया था इन्होंने? इंडियंस खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, इसके लिए भी इन्होंने इस प्रॉपर प्लान में अपने प्रेजेंट की थी बात को। द वॉवेल प्लान वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। क्यों रिजेक्ट किया था? बिकॉज इट फेल्ट शॉर्ट फॉर इट्स डिमांड ऑफ पाकिस्तान। मतलब मुस्लिम लीग का जो कंटिन्यूस डिमांड था कि व्हाट दे वांट इंडिया को पार्टीशन करके इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बना दिया जाए, जिसको कि यहाँ पे वॉवेल प्लान में कंसिडर नहीं किया गया था। द कांग्रेस रिजेक्ट इट एज द प्लान डिड नॉट एक्सेप्ट द टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉरेन रूल्स। मतलब किसने किसने इसको रिजेक्ट किया था? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट किया। तो जब दोनों ने रिजेक्ट किया देन व्हाट हैपन? देखिए बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स व्हाट दे वांट, उनको ये लग रहा था कि किसी तरीके से इंडिया में जो अभी रूलिंग पार्टी चल रही है कांग्रेस की, वो किसी न किसी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में, कंडीशन में आ जाए जिससे कि वो ब्रिटिशर्स की बातों पे अग्री हो जाए, ब्रिटिशर्स की बातों को मानने लगे और चीजें जिस तरीके से चल रही थी वैसे ही लगातार चलना स्टार्ट हो जाए। बट व्हाट हैपन? मुस्लिम लीग ने भी उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद क्या आया? कैबिनेट मिशन आया इंडिया में। अभी कैबिनेट मिशन भी किसने लाया था? कैबिनेट मिशन भी ब्रिटिशर्स ने ही लाया था, इंडियंस का मिशन नहीं था। इसमें क्या था? कैलमेंट एटले, the new British Prime Minister, declared in the House of Commons on February 1946 that a cabinet mission would be sent to India।
इंडिया में क्या भेजा जाए, एक कैबिनेट मिशन को भेजा जाए टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। नाउ दे रियलाइज कि यस, अब हमको ट्रांसफर करना होगा पावर, मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर जाना होगा और इंडिया को फ्री करना होगा, इंडिया को पूर्ण स्वराज देना होगा। बट दे डोंट वांट, स्टिल अल्टीमेट पूर्ण स्वराज उनको देने का प्लानिंग नहीं था, बट ट्रांसफर पावर का एक प्रोसेस उन्होंने प्लान किया। वो किस तरीके से किया था? द मिशंस एम वुड ऑल्सो बी टू हेल्प द इंडियन लीडर्स डिसाइड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड सूट दैम आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर। उन्होंने क्या किया था, उस मिशन में एम बनाया था कि इंडियन लीडर्स को एक प्रॉपर हेल्प करेंगे, जिससे कि वो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म करें और किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करें। क्लियर है? अब देखिए उसमें क्या क्या चीजें। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946। इट कंसिस्टेड ऑफ 3 कैबिनेट मेंबर्स। मतलब क्या था इसमें? 3 कैबिनेट मेंबर्स थे। कौन से लोग आए थे? पैट्रिक लॉरेंस, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देन सर स्टेफोर्ड क्रिप, the president of board of trade, and A.V. Alexander, the first lord of admiralty. They held discussion with various Indian leaders representing all sections and parties. इन्होंने क्या किया? बहुत सारे इंडियन लीडर्स के साथ, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के साथ भी सारी चीजों को डिस्कस किया, सारे अपने प्लान्स को डिस्कस किया। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझने की, कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन किसने प्लान किया था? तो किसने प्लान किया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स कब? 1946 में प्लान किया था कि हम एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजेंगे जो क्या करेगा? फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। जो इंडिया में प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, प्रोसेस को ईज बनाएगा, जिससे कि ब्रिटिशर्स इजीली सब पावर को इंडियंस को ट्रांसफर कर सके। उसमें इस कैबिनेट मिशन में ये पर्टिकुलरली 3 कैबिनेट मेंबर्स थे, इन तीनों के नाम और ये तीनों क्या क्या पोस्ट होल्ड कर रहे थे प्रॉपरली, उसके बारे में आपने याद रखना है। अब देखिए क्या क्या क्लॉज थे किसके? कैबिनेट मिशन के। तो कैबिनेट मिशन proposed the 2-tier federal plan which was expected to maintain national unity while conceding the largest measures of regional authority. क्लियर है? तो मतलब 2-tier प्लान ये लेकर आए थे। जो पहला था उसमें क्या था? फेडरल यूनियन बनाने के लिए बोला इन्होंने, मतलब देयर वाज टू बी अ फेडरल यूनियन ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस एंड द प्रेसिडेंसी स्टेट। अब देखिए इसमें फिर इन्होंने अपनी वाली बात की, मतलब व्हाट दे टोल्ड कि हम एक फेडरल यूनियन बनाएंगे जिसमें कौन रहेगा? ब्रिटिश की प्रोविंसी एंड प्रेसिडेंसी स्टेट्स रहेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, शुड डील विथ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किससे चीजें डील करेगा? फॉरेन अफेयर्स से, डिफेंस से, कम्युनिकेशन से। द यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव द पावर टू रेज द फाइनेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द अबव मेंशन सब्जेक्ट। मतलब ये सब पावर किसके पास होगी? सब पावर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। सेकेंड पावर ऑफ यूनियंस क्या होंगे? द यूनियन वुड हैव इट्स ओन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव composed of members elected by all province। मतलब इसमें members और executives कौन होंगे? जो province से ही elect होंगे, common people उनको elect नहीं करेंगे। then provisional authority, the province would enjoy full authority of all subject other than the union subject। मतलब जो प्रोविंस थे वो सारी चीजों को एंजॉय करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनियन के सब्जेक्ट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, अदर देन दैट वो हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी को एंजॉय करेंगे। देन ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस, the British province would be divided into groups. Each groups could determine the provisional subjects to be taken in common. Okay? तो मतलब प्रोविंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए क्या था? दिस वुड इंक्लूड 6 हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, मतलब मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनियन प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा। सबसे पहले क्या बनाया गया? 6 हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस बनाया। देन ग्रुप बी में किसको रखा? दिस वुड इंक्लूड 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, दैट इज पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। और ग्रुप सी में क्या रखा? दिस वुड इंक्लूड बंगाल एंड असम ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंस, दैट इज दिल्ली, अजमेर, मवार, कोंग टू ज्वाइन ग्रुप ए एंड बालूचिस्तान टू ज्वाइन ग्रुप बी। A province could opt out of any group and join another by majority of votes। मतलब अगर कोई भी प्रोविंस एक ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में जाना चाहता है तो भी वो ऑप्ट कर सकता है। क्लियर है? तो पहला क्लॉज इनका क्या था? पहला क्लॉज था इनका प्रॉपर फेडरल यूनियन का। फेडरल यूनियन के बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया था? पावर किसका डिसाइड किया था? यूनियंस का क्या पावर होगा। देन प्रोविजनल अथॉरिटीज किस तरीके से होंगी और ग्रुपिंग किसको किया था? प्रोविंस को। देन नेक्स्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने क्या फॉर्म किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लान की थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेंट अप टू frame the new constitution of the Indian Union. The composition of 389 members constituent assembly would be as under 296 members to be elected from the British province. मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट की एक असेंबली बनेगी उसमें जो मेंबर्स होंगे उसमें 296 कहाँ से आ जाएंगे, ब्रिटिश के प्रोविंस से होंगे, और 93 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द प्रिंसलरी स्टेट्स, और 93 कहाँ से होंगे, वो प्रिंसलरी स्टेट से। फिर उन्होंने क्या किया था, मतलब सारी अपने पॉइंट्स को, अपनी चीजों को, अपनी कह सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए हर एक चीज को प्रॉपरली प्लान किया था। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, अडल्ट suffrage, all eligible voters voting for this was ruled out to avoid delay in making the constitutions. Then what happened? Then उन्होंने क्या किया था, नेक्स्ट किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज टू बी गिवन टू मुस्लिम एंड सिख, मुस्लिम और सिख को भी सेपरेट एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया था। देन फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का भी इन्होंने प्लान रखा था। एन इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर विथ 14 मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग। द वायसराय वुड reconstituted his executive council consisting of representatives of all the communities. Clear है? Then freedom to join the Commonwealth. India would be free to remain within the British Commonwealth or secede for it. Then transfer of power. It would be necessary to work out a treaty between Constituent Assembly and United Kingdom for the matter arising out of the transfer of power. क्लियर है? तो ये देखिए, ये क्या थे, इनके क्लॉजेस थे जो कि कैबिनेट मिशन में एक्चुअल में ये जो 3 मेंबर्स थे ये लेकर आए थे। अब इसमें ये जो क्लॉजेस थे, ये क्लॉजेस सब इस तरीके से थे कि मोर और लेस ये सारे क्लॉजेस फेवर किसको कर रहे थे, फेवर कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स को। अब इसमें क्या हुआ कि इन क्लॉजेस को ध्यान से समझने और इनको अच्छे से सुनने के बाद व्हाट हैपन, इनका रिजेक्शन स्टार्ट हुआ। मतलब कह सकते हैं जो मेजर ग्रुप्स थे हमारे इंडिया में, दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग। अब कैसे कैसे रिजेक्ट किया, कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल विथ रिजर्वेशन, मतलब कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट किया विथ रिजर्वेशन। इट एक्सेप्टेड ओनली दैट पार्ट ऑफ स्कीम विच डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मतलब कांग्रेस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पार्ट को ही एक्सेप्ट किया, बाकी सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। इट कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ सोवरेन बॉडी फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द कांग्रेस वांटेड द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस एज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, मतलब जितने भी प्रोविंस है उनका ग्रुपिंग ऑप्शनल होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। दिस वाज नॉट इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ फैक्ट दैट असम इन द प्रपोज्ड ग्रुप सी हैड अ कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट टाइम। क्लियर है कि उसको ग्रुप सी में डालेंगे जहां की एक्चुअल में दैट टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस ने एक पार्ट कह सकते हैं इसका एक्सेप्ट किया। वहीं मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट इन इट्स एंटायर in June 1946 because it felt that the grouping of Muslim majority province in a way meant the formation of Pakistan। मतलब मुस्लिम लीग ने जो इसको एक्सेप्ट किया ना, वो इस पॉइंट से एक्सेप्ट किया कि उनको ये लगा कि अगर हम मुस्लिम्स के एक मेजॉरिटी का ग्रुप बन जाएगा तो इट बिकम इजी लेटर ऑन कि हम पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान एक अलग कंट्री के रूप में क्रिएट कर सके। तो कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, बट हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली एक्सेप्टेंस इस पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन को नहीं मिला। देन लेटर ऑन व्हाट हैपन, लेटर ऑन लॉर्ड माउंटबेटन आए। ठीक है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली इसका पार्ट ही है आपके क्वेश्चन में, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, क्या थे। ठीक है, उसके बाद इसके प्लान को समझेंगे, देन इट बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, लॉर्ड Wavell was recalled and Lord Mountbatten was appointed the new viceroy। लॉर्ड वॉवेल को वापस बुला लिया और लॉर्ड माउंटबेटन को न्यू वायसराय बना करके भेजा। अब लॉर्ड माउंटबेटन assumed the office of the viceroy and governor general in 1947। His immediate task was to restore peace among the two
वार्निंग सेक्शंस, द कांग्रेस एंड द लीग, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दो वार्निंग सेक्शंस थे, या कह सकते हैं दो वार्निंग ग्रुप्स थे, जो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा सकते थे। तो किसी तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन का एम ये था कि वो उसको इन दोनों ग्रुप्स को शांत करें, किस तरीके से इनको ईज करें, बोथ इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इन द कंट्री एट अ लार्ज। दोनों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी और कंट्री में कह सकते हैं दोनों की लार्ज पॉपुलेशन कवर कर रही थी। देन व्हाट हैपन, लॉर्ड माउंटबेटन फाउंड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन the two parties. Mountbatten realized that the cabinet mission plan was unworkable and the partition of India was inevitable. He therefore sought to effort the transfer of power without any delay. उनको ये लग गया था कि कैबिनेट मिशन जो है वो अनसक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके से अब इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को हम नहीं रोक सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर बिना डिले के कर देना चाहिए, इस बात पे ये आगे बढ़े। देन इनका प्लानिंग क्या था कि किस तरीके से ट्रांसफर करना चाहिए। देखिए, माउंटबेटन पुट हिज प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिफोर द बिग 7 लीडर्स। इन्होंने क्या किया, इंडिया के पार्टीशन का प्लान को बिग 7 लीडर्स के सामने रखा। देखिए, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टीशन के लिए एक्चुअल में जिम्मेदार गांधी जी थे, अगर गांधी जी नहीं चाहते तो पार्टीशन नहीं होता। लेकिन सबसे पहला स्टेप, क्योंकि इंडिया में एक्चुअल में जो सिचुएशन अराइज हो गई थी वो बिना पार्टीशन के सॉल्व नहीं हो सकती थी। पहली चीज तो वो थी। दूसरी चीज थी, जब माउंटबेटन ने 7 लीडर्स के सामने नेहरू जी, देन पटेल, कृपलानी, जिन्ना, देन लिक्कत निस्तार एंड बलदेव सिंह, इन सब के सामने जब रखा, द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान एंड जिन्ना अंडरटुक टू डू हिज अटमोस्ट टू मेक द प्लान वर्क। ओके, तो मतलब देखिए, बेसिकली गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया और जिन्ना ने भी एक्सेप्ट किया। द प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन June 3, 1947. On the same day, Gandhi ji said, I repeat that the division of India can only do harm to the country's future. मतलब देखिए, यहाँ पे क्लियर ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम पार्टीशन के लिए जा रहे हैं बिकॉज द सिचुएशन अराइजेस फॉर पार्टीशन। हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं कि पार्टीशन अगर नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ कंटिन्यू और होगा, थोड़ा कुछ साल तक ब्रिटिशर्स के ही अंदर हमको उनके क्राउन के अंदर काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हमारा कंट्री का पार्टीशन नहीं होगा तो हमारी कंट्री किसी तरीके से आपस में ही फाइट इनका खत्म नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन अराइज हो गई थी, इसलिए एक्सेप्ट करें। बट व्हाट इज एक्चुअली हिज वर्ड, ही रिपीट दैट द डिवीजन ऑफ इंडिया कैन ओनली डू हार्म टू द कंट्रीज फ्यूचर, मतलब कंट्री के फ्यूचर के लिए हार्म है। क्योंकि देखिए, हमारी कंट्री एक्चुअल में जिस सिचुएशन पे थी, जिस तरीके से फ्रीडम मिला था, उसको एक्चुअल में सर्वाइवल इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो जिसका सर्वाइवल ही टफ टास्क है उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाए तो थिंक बियॉन्ड कि इसका क्या आगे फ्यूचर होगा। तो ये सोच के गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। दिस स्टेटमेंट इज मार्केबल एंड एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द कांग्रेस, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ गांधी जी। देन व्हाट हैपेंड, द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्लान इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इस प्लान में मेन पॉइंट क्या थे? सबसे पहला था पार्टीशन, ठीक है, जो एक्चुअल में मुस्लिम लीग चाहती थी। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग ने इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो भी पार्टीशन को फेवर कर रहे थे। इसके साथ इसके पहले जितनी भी चीजें, जितने भी प्रपोजल्स ब्रिटिशर्स ने रखे, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि वो सब पार्टीशन को फेवर नहीं कर रहे थे। द कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनेंट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। देन रिलेशन बिटवीन द 2 न्यू डोमिनेंट। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? इट वॉज फॉर द 2 डोमिनेंट्स टू डिसाइड what relation they would have with the British Commonwealth and with each other। मतलब ये पूरा किस पे छोड़ दिया गया? वो दोनों कंट्रीज पे ही छोड़ दिया गया। मतलब दोनों कंट्रीज के जो हेड थे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि उनको ब्रिटिशर्स के साथ कैसा रिलेशन रखना है, साथ में आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशन रखना है। अब बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री कमीशन क्या है? द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू सेटल द बाउंड्रीज ऑफ 2 डोमिनेंट्स। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि 2 कंट्रीज बना दी जाएंगी, बट उनकी क्या बाउंड्री होगी, किस तरीके का होगा, उसके लिए क्या किया गया? क्रिएशन ऑफ बाउंड्री कमीशन एक बनाया गया। देन व्हाट हैपेंड, देन द प्रिंसले स्टेट, एज रिगार्ड द प्रिंसले स्टेट, द treaties with them would come to an end. They would be free to associate themselves with either of the dominants or to remain independent। मतलब प्रिंसले स्टेट को बोला गया कि आपको पाकिस्तान में जाना है तो आप उधर जा सकते हैं, इंडिया में रहना है और आप फ्री रहना चाहते हैं तो यू विल डिसाइड। सेम बंगाल एंड पंजाब को क्या बोला गया? द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वॉज प्रपोज provided that the legislative assembly of the two province decides in favor of partition। ठीक है, तो पंजाब और बंगाल का भी पार्टीशन किया गया, बट क्या देखा गया कि उनका जो पार्टीशन होगा वो फेवर में होना चाहिए दोनों पार्टीज के। देन सिंध के साथ क्या था?
The Legislative Assembly of Sindh was to take its own decision at the special meeting. सिंध को बोला गया कि आप अपने एरिया से रिलेटेड अपना डिसीजन खुद लीजिए. देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए क्या हुआ, was to be held in the northwest frontier province to ascertain whether the people want to join India or Pakistan. उनको छोड़ दिया गया कि you decide कि whether आपको इंडिया को ज्वाइन करना है और आपको पाकिस्तान को ज्वाइन करना है. The district of Sylhet, the Muslim majority district of Sylhet, was decided by the referendum whether it would join East Bengal or remain in Assam. उनको बोला गया कि आपको ईस्ट बंगाल ज्वाइन करना है और असम you will decide. Then the constituent assembly, the existing constituent assembly would continue to work, but the constitution framed by it would not apply to Pakistan. मतलब जो इंडिया में असेंबली बनाई गई, जो उनका फ्रेमवर्क तैयार किया गया, वो कंटिन्यू करेगी वर्क के लिए, लेकिन वो सेम चीज पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होगा. अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कंस्टिट्यूटेड फॉर दोज पार्ट ऑफ इंडिया दैट डिसाइड्स इन फेवर ऑफ द पार्टीशन. जो पार्टीशन के फेवर में थे वो अपना अलग एक डिफरेंट constituent बनाएंगे. Then transfer of power. The plan end with the declaration that the transfer of power would take place not in June 1948 but much earlier than that. The British Parliament would pass the act for the transfer of power before August 15, 1947. इसके पहले ही पावर को ट्रांसफर कर दिया गया. क्लियर. अब देखिए, जब सारी चीजें जितनी भी कह सकते हैं कि स्टेट्स थे, जितने भी प्रोविंस स्टेट्स थे, उन सब के फेवर में जब इस पर्टिकुलर माउंटबेटन प्लान में रखी गई, तब इनका प्रॉपर एक्सेप्टेंस हुआ. एक्चुअल में इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया. अब एक्सेप्ट किया मतलब द हिस्टोरिक प्रोनाउंसमेंट वॉज रिसीव्ड विथ मिक्स्ड फीलिंग बाय द पब्लिक. द नेशनलिस्ट deplored the partition of India, while the Muslim League was not fully satisfied with the way Pakistan was divided, but it accepted the plan for partition. Muslim League ने भी जिस तरीके से पार्टीशन हुआ था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. What they want more part from India to be in Pakistan, but still what they have they accepted, और उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया. All Indian Congress Committee accepted the Mountbatten plan because according to the Maulana Azad, the Congress had no अदर अल्टरनेटिव्स. मौलाना आजाद ने क्या बोला था कि कांग्रेस के पास कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं था. द रीजन फॉर फाइनली एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान में बी समराइज्ड. अब क्या रीजन था, क्यों इस पर्टिकुलर प्लान को एक्सेप्ट किया गया था? तो क्या था, देखिए, लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स दैट engulfed the whole country convinced all that the only solution to the communal problem lay in the partition of India. The word of Sardar Patel, refusal of demand for Pakistan will amount to dividing the country into many Pakistans. मतलब अगर पाकिस्तान के प्रपोजल को रिफ्यूज किया तो इंडिया को डिफरेंट बहुत सारे पाकिस्तान में लेटर ऑन डिवाइड होना पड़ेगा. मतलब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो कि आगे जाकर के और भी फर्दर पार्टीशन के लिए अपना वॉइस रेज करते. तो इट इज बेटर कि सिर्फ पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, बाकी सबको एक साथ लेके प्रॉपर सोवर्जिन कंट्री बनाया जाए. द लीग हैड जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट नॉट टू कोऑपरेट. लीग ने क्या किया, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली. लीग मतलब यहाँ मुस्लिम लीग की बात हो रही है. एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द लीग हैज कन्विंस्ड द कांग्रेस दैट इट कुड नॉट हैव अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन विद द लीग. मतलब उन्होंने कन्विंस किया कि कोई भी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन लीग के साथ नहीं होगा. द ओनली अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान वॉज अ फेडरेशन विथ अ वीक सेंटर. अल्टरनेटिव क्या था पाकिस्तान के साथ कि पार्टीशन ले लो आप एक वीक सेंटर के साथ. अ स्मॉलर इंडिया विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वॉज बेटर देन बिगर स्टेट विथ अ वीक सेंटर. ये सोचा गया कि हमको पार्टीशन कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा इन अपार्ट फ्रॉम कि हम बहुत पार्टीशन ना करें और एक वीक सेंटर की तरह क्रिएट हो, जिससे आगे जाकर के फिर नए नए तरीके की लड़ाई और सिचुएशंस फाइट की स्टार्ट हो. एनी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल continuation of British rule would mean a greater calamity for India. The British was, देखिए अभी ब्रिटिश का क्या प्लान था कि अगर वो लोग पार्टीशन के लिए अग्री नहीं करेंगे तो ब्रिटिश फर्दर पावर को हैंडओवर नहीं करता. तो फर्दर अगर ब्रिटिश कंटिन्यू होता तो एक्चुअल में ये फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती इंडियंस के लिए. इसलिए इंडियंस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था रेदर टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. द लीडर फेल्ट दैट फर्दर डिले इन द ट्रांसफर ऑफ पावर कुड फाइंड इंडिया इन द मिडेस्ट ऑफ द सिविल वॉर. मतलब इंडिया सिविल वॉर में एंटर कर जाएगी. द लीडर फेल्ट दैट पार्टीशन वुड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट
electorate and other undemocratic procedures, India could then evolve a truly secular and democratic polity. क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीजें थी, ये सारे रीजंस थे आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस के। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मतलब फाइनली ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि यस हम पावर को ट्रांसफर करेंगे इंडियंस को, और इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया कब? 1947 में। आफ्टर द माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लीडर्स, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन हाउस ऑफ कमीशन। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज गिवन द रॉयल एसेंट ऑन जुलाई 1947। द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वॉज, अब इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे? इस एक्ट का जो सबसे पहला मेन प्रोविजन था, द टू न्यू डोमिनियंस। मतलब इंडिया में क्या हो जाएगा? दो अलग अलग डोमिनियंस आ जाएंगे। कौन से? एक इंडिया और एक पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम August 15, 1947। द एक्ट प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव supremacy of both the dominion। दोनों को लेजिस्लेटिव अपना अपना दे। द टेरिटरीज ऑफ द टू डोमिनियंस वर डिवाइडेड इन सच टर्म दैट पाकिस्तान वॉज कॉम्प्रेस सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर province, the West Punjab and the East Bengal. India was to compress all the remaining territories included in the British India. The exact boundary of the dominion would be determined by a boundary commission. Exact boundaries boundary commission ने डिसाइड किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था? दो अलग अलग पर्टिकुलर कंट्रीज को बना दिया गया, पार्ट बना दिया गया। किसका? इंडिया का। सेकंड क्या था? प्रोविजन ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन में क्या प्रोविजंस रखे गए थे? देखिए मेन जो एरा था ना इस एक्ट का, या मेन कह सकते पॉइंट था, वो यही था पार्टीशन। तो मेन ये भी हमारा प्रोविजन ऑफ पार्टीशन में क्या होगा? बोथ बंगाल एंड पंजाब वुड बी डिवाइडेड इफ सो डिजायर्ड बाय द पीपल। द Provincial Assembly of two parts would meet separately, representing Hindu majority district and Muslim majority district, and would decide through the majority vote whether they want the division of province or not। मतलब बंगाल और पंजाब को बोला गया था कि आप अपना सेपरेट मीटिंग रखिए और उस मीटिंग में डिसाइड करिए कि आपको अपने प्रॉपर बंगाल और पंजाब को फर्दर डिवाइड करना है या नहीं, आपको मेजोरिटी के साथ जाना है, आपको किस पार्ट को पाकिस्तान को देना है या किस पार्ट को आपको इंडिया में रखना है, ये उनको फ्रीली डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया था। देन व्हाट हैपन? देखिए बेसिकली जितने भी पार्ट्स जो कि मुस्लिम की पॉपुलेशन जिसमें ज्यादा थी उसको पूरी तरीके से कोशिश किया गया था कि मुस्लिम्स के टेरिटरी मतलब पाकिस्तान में चला जाए। देन नेक्स्ट क्या था? गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। मतलब दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल। देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल हु वुड बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग on the advice of the cabinet of the concerned dominion. This arrangement would work till the framing of the constitution। जब तक प्रॉपर दोनों कंट्रीज का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, किसको अपॉइंट किया गया था? गवर्नर जनरल, जो कि ब्रिटिशर्स ने उनके एडवाइस के ऊपर ही बनाया था। देन Constituent Assembly to serve a central legislator. The Constituent Assembly of both the dominions were to act as the central legislator and would have full power to make law for their representative dominion. They would act as sovereign body for legislative purpose। मतलब दोनों को बोल दिया कि आप अपना अपना कंट्री के लिए एक sovereign body and you both are free to take decision। Then end of jurisdiction of British Parliament। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन का इसी के साथ एंड हो गया था। मतलब द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड सीज फ्रॉम August 15, 1947। द एबॉलिशन ऑफ द यूज ऑफ टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश मोनार्की। एम्परर ऑफ इंडिया वाले टाइटल को भी हटा दिया गया। देन टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम ईच ऑफ द डोमेन्स एंड ऑल प्रोविंस were to be governed in accordance with the Act 1935। जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए दोनों का अलग अलग, तब तक उनको 1935 में जो भी प्रॉपर प्रोविजंस किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग चीजें दोनों ही डोमेन्स में चलेंगी। देन द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर टू मॉडिफाई और अडॉप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। मतलब गवर्नर जनरल जो सेपरेट बनाए गए थे दोनों ही कह सकते कंट्रीज के लिए, उनको ये पावर दिया गया कि वो अडॉप्ट कर लें सेम टू सेम या कुछ उसमें मॉडिफाई लाना चाहे अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज रिक्वायरमेंट, तो दे कैन डू। द राइट ऑफ द किंग टू ई वोट लॉज विथ वॉज गिवन अप। दिस राइट वॉज गिवन टू द गवर्नर जनरल। मतलब किंग वगैरह के सारे राइट्स को ले लिया गया और राइट किसको दे दिया गया? फाइनली गवर्नर जनरल को देन दे दिया गया। देन
नेक्स्ट क्या हुआ, प्रिंसलरी स्टेट्स, द प्रिंसलरी स्टेट्स वुड बिकम इंडिपेंडेंट एंड ऑल द पावर एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी वर टू बी टर्मिनेटेड, और treaties and agreements would made by the British with reference to state would be lapsed from August 1947. They would be free to associate themselves with either dominion or remain independent. मतलब प्रिंसलरी स्टेट्स जितने भी थे उनको बोला गया कि आप फ्री रहना चाहें तो फ्री रह सकते हैं, पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, और इंडिया को ज्वाइन करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। ब्रिटिश ने जितनी भी अथॉरिटी दी थी उन सबको लैप्स कर दिया गया, उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया। देन territories and agreement with effect from August 15, 1947, His Majesty Governor would cease to have any responsibility for the government of India. All territories and agreement between the British government and the rulers of the Indian states or any authority in tribal areas would lapse. Agreement with the tribals of Northwest Frontier Province were to be negotiated by the Dominion concerned. जो उनके नियर बाय डोमिनियंस थे वो उनसे निगोशिएट कर सकते थे। देन डिवीजन ऑफ द आर्मी एंड द एसेट्स, अभी आर्मी और एसेट्स का भी डिवीजन बाकी था। प्रोविजंस वर मेड फॉर द डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी बिटवीन टू डोमिनियंस एंड द स्टेप वर टेकन टू शेयर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन द टू। अभी चूंकि इंडिया के पास कुछ एसेट्स भी थी कुछ लायबिलिटीज भी थी, तो नेचुरली अगर दो पार्ट में इंडिया को डिवाइड किया गया तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी फर्दर दो पार्ट्स में ही डिवाइड करना होगा। Then next, bringing the act into operation. The Governor General was vested with necessary power for bringing the Indian independence into effective operation. क्या किया गया, गवर्नर जनरल को पावर में लाया गया और इंडियन इंडिपेंडेंस को इफेक्टिव ऑपरेशन में यूज किया गया। देन लास्ट वन है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर। Provisions were made for safeguarding the interest of the existing officers appointed by the Secretary of State. The office of the Secretary of State for India was abolished. मतलब जितनी भी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की थी, ब्रिटिशर्स ने प्लान की थी, बनाई थी, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स एक्चुअली में गवर्न कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को एबॉलिश किया गया। तो बेसिकली देखिए ये लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्चुअल में आपको याद रखने वाली हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि कैबिनेट मिशन क्या था, किस तरीके से वो इंडिया में आया और किन क्लॉजेस को लेके आया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन क्या था, कब आया, कौन से इसके मेंबर्स थे, ये आपको पॉइंट याद में रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि क्या क्लॉजेस थे कैबिनेट मिशन के, फिर कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। एक्चुअल में तो रिजेक्ट ही हुआ था, तो रिजेक्शन का उसका क्या रीजन था, किस तरीके से इसको क्या क्या पॉइंट्स पे इनको रिजेक्ट किया गया। देन अबाउट लॉर्ड माउंटबेटन एंड द पॉइंट्स इन हिज प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, ये क्या एम, क्या पॉइंट्स को लेके, क्या क्लॉजेस को लेके इंडिया में आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको इसमें याद रखनी है। देन एक्सेप्टेंस हुआ माउंट बैटल प्लान का, तो क्यों हुआ, क्या चीजें थी, किस किस ने इसको एक्सेप्टेंस किया और किस पॉइंट को कंसिडर करके एक्सेप्ट किया गया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, वो सारी चीजें। तो ये 5-6 क्वेश्चन हैं जिसको अगर आप प्रॉपरली डेली रिवीजन में रखेंगे, या कुछ नहीं तो वीकली या 15 डेज पे रिवीजन में रखेंगे, तो नेचुरली इस लेसन से रिलेटेड सारे पॉइंट, सारे क्लॉज आपके क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ एग्जाम में बहुत ईजिली आप इस लेसन को इन सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। चलिए अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके बाद का लेसन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।